आपका स्वागत है आपके प्रिय चैनल भारतीय ट्यूटोरियल में। आज हम शुरू करेंगे त्रिभुज से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम आज शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें आना ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक ज्यामिति की कोई भी सवाल आप हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही आपको आगे हेल्प करती हैं। उसमें जब प्रश्नावली शुरू हो जाएगी तो कुछ ऐसे नियम आ जाएंगे कि आपको मालूम ही नहीं रहेगा। तो ये सब मालूम होना चाहिए, इसलिए हम इसको पहले से ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं और आप लोग इसको नोट करके याद कर लीजिए, जिससे अभ्यास चलते समय कोई समस्या ना आए। तो यहाँ पर हम देखिए एकदम बेसिक से शुरू किए हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे ज्यामिति में एकदम कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ज्यामिति बहुत कम ही पढ़ते हैं। ज्यामिति क्लास में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, जिससे बच्चे उसमें कमज़ोर रह जाते हैं। अन्य चैप्टर जो है आप लोग हमेशा लगाते रहते हैं, बीजगणित है, अंकगणित है, ये सब ज़्यादा लगाते रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा आता है। और रेखा गणित जो है ये बहुत कम पढ़ते हैं, इसलिए कम आता है। तो हम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत समस्या ना हो। तो यहाँ देख लीजिए, पहले हम लिख दिए हैं रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा के बारे में आपको जानना जरूरी होता है, क्योंकि रेखा पर ही पूरा ज्यामिति टिका होता है। तो रेखा क्या है? बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं। रेखा का विस्तार दोनों तरफ अनंत तक होता है। रेखा दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो वक्र रेखा जैसे ऐसे खींच दें तो क्या है? ये वक्र रेखा है। ए डैश बी डैश मान लेते हैं। सरल रेखा और वक्र रेखा। वक्र रेखा मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा वक्र रेखा होती है। तो बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, या बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे आसानी से। इसके बाद रेखाखंड है। रेखाखंड रेखा का कुछ भाग रेखाखंड कहलाता है। मान लीजिए रेखा है पूरा, इसमें से हम इतना काट करके यहाँ रख दें, इतना काट करके यहाँ रख दें, तो क्या हो जाएगी? ये रेखाखंड हो जाएगी। रेखा का कुछ भाग रेखाखंड कहलाता है। इसमें तीर का निशान नहीं होता है, क्योंकि ये रेखा का कुछ खंड है, भाग है, तो इसमें तीर का निशान होगा ही नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें तीर का निशान नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक किरण है अगला। किसी एक बिंदु से निकलने वाली रेखा किरण कहलाती है। किरण में एक तरफ प्रसार होता है। एक तरफ प्रसार मतलब फैलाव। तो दोनों तरफ इसमें तीर का निशान नहीं होता है, किरण में केवल एक तरफ तीर का निशान होता है। क्योंकि आप लोग कहते हैं सूर्य की किरणें तो सूर्य से निकलती है, न कि सूर्य में घुस जाती है, तो एक तरफ प्रसार होता है किरण में। तो यहाँ देख लीजिए, इसका चित्र बनाया गया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। इसके बाद यहाँ एक दूसरा है कोण। किसी उभयनिष्ठ बिंदु से निकलने वाली किरणों से कोण बनता है। उभयनिष्ठ मतलब एक ऐसा बिंदु जो दोनों किरणों के लिए काम करता हो। तो यहाँ बी एक उभयनिष्ठ बिंदु है, जिससे बी ए और बी सी दो किरणें निकल रही हैं। तो इस प्रकार एक कोण का निर्माण हो रहा है। तो उभयनिष्ठ बिंदु से अगर दो किरणें निकल रही हैं तो कोण बनता है। दो या दो से अधिक किरणें निकल सकती हैं तो दो या दो से अधिक कोण बन सकता है। तो यहाँ यही है इसकी परिभाषा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और आगे हम बता रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर कोण के प्रकार दिया गया है। कोण निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। तो 90 अंश से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। न्यून माने कम, तो कम किससे कम? 90 से कम। 90 से कम के कोण को न्यून कोण कहते हैं। इसका चित्र इस टाइप से होता है, मतलब 90 सीधा रहता है, तो 90 से थोड़ा कम होना चाहिए। इसके बाद समकोण, तो ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण स्ट्रेट लाइन होती है, दोनों एक पर लंब होती है। और तीसरा है अधिक कोण। 90 अंश से अधिक कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसके शब्द से ही पता लग जाता है कि वो कैसा कोण है, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है। और इसका चित्र देखिए, 90 से थोड़ा इधर होना चाहिए, झुका हुआ। 90 से ज्यादा है तो ये अधिक कोण कहा जाएगा। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट रैखिक कोण। रैखिक कोण युग्म। जब किसी रेखा पर से कोई किरण निकलती है तो इस प्रकार बने दोनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये हर जगह हर सवाल में लगभग मिल ही जाता है। तो इसका क्या मतलब है? यहाँ देखिए चित्र में एक रेखा है ए बी से कोई किरण ओ सी निकल रही है। तो इस प्रकार दो कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2। अब एक कोण और दो कोण जब जोड़ देंगे तो दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश हो जाएगा। यहाँ लिख दिया गया, अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश। कोण 1 कहाँ से है? ए ओ सी,
बराबर कोण 1 और कोण COB बराबर कोण 2। तो 1 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 अंश। इसको दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे कोण AOC प्लस कोण COB बराबर 180 अंश। तो ऐसा लिखने से थोड़ा कम समझ में आता है, 1 2 लिख देने से वो आसान हो जाता है समझने में, कौन कितना है, ये कोण 1 इतना है, कोण A 2 है, तो दोनों जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसको रैखिक कोण कहते हैं। अगर किसी रेखा पर से कोई किरण निकल रही है तो इस प्रकार दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत मिलेगा आपको। वैसे ये भी बहुत मिलता है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं तो ये जो है एकांतर कोण बनते हैं, आपस में बराबर होते हैं, इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अगर दो रेखाएं आपस में कहीं काट रही हैं तो इस प्रकार जो चार कोण बनेंगे, चारों कोणों में शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल मतलब पीछे का, एक कोण A है तो एक कोण 3, कोण 1 का अपोजिट एंगल 3 है और 4 का अपोजिट एंगल 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। तो ये दोनों कोण क्या हैं, अपोजिट एंगल हैं, दोनों का मान बराबर होता है। मतलब शीर्षाभिमुख कोण, पीछे वाले कोण, एक कोण के पीछे का कोण वो बराबर होता है। तो ये आप जानते रहेंगे तो सवाल में जब सिद्ध करने के लिए आएगा तभी आप पकड़ पाएंगे कि हाँ ये अपोजिट एंगल से बराबर होगा और ये रैखिक कोण है तो इनका योगफल 180 होगा। इस तरह से आपको पहले से समझ लेना होता है, तो ये आपको ठीक से याद करना होगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, यहाँ है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती हो और उनको आगे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये देख रहे हैं समांतर रेखाएं हैं, तो ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहती हो और उनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करें तो वे दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेलवे की पटरी देखिए आपको, उसमें समांतर होती हैं, तो दोनों रेखाएं समांतर जब रहेंगी तो इनके बीच ये निम्नलिखित संबंध होता है, इसको हम यहाँ बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो समांतर रेखाओं की विशेषताएं, जब किन्हीं दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो इस प्रकार बने 8 कोणों में निम्नलिखित संबंध होता है। पहला, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। संगत कोण कौन कौन है, यहाँ देख लीजिए। संगत कोण 1 का संगत कोण 5 है, कोण 2 का संगत कोण 6 है, कोण 3 का संगत कोण 7 और कोण 4 का संगत कोण 8। संगत मतलब साथ साथ। अगर इसमें इस रेखा के इस तरफ ऊपर है तो यहाँ ऊपर, इस तरफ 2 नीचे है तो नीचे वाला, और इधर देखिए इस तरफ वाला 4 ऊपर है तो ऊपर वाला संगत कोण होगा, 3 नीचे है तो नीचे इसके होना चाहिए, तो ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, जैसे कोण 1 बराबर कोण 5 ये संगत कोण है, कोण 2 बराबर कोण 6 और कोण 3 बराबर कोण 3 का संगत कोण 7 है और कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, कोण 8। समझ में आ गया। तो इस तरह से जब भी कहीं आपको समांतर रेखाओं का समस्या आए तो इससे आपको उसमें आसानी मिलेगी, इसको जब याद रखेंगे तो। इसके बाद संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा है एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा लिख लीजिए, एकांतर कोण। एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। जैसे समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको इसी में समझ में आएगा। ये मान लो नहीं याद है, ये याद है चित्र, कौन किसके बराबर है, बस वही मेन है। तो एकांतर कोण किसका है, देखिए कोण 2 का एकांतर कोण 8 है, कोण 2 बराबर कोण 8 और कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5, ये एकांतर कोण है दोनों। इसको लिख सकते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब एक के अंतर पर। तो यहां देखिए कोण 2
में अगर यहाँ से हम आ रहे हैं यहाँ, तो इसको छोड़ करके एक कोण, या यहाँ से जाएंगे तो भी एक छोड़ करके, तो दोनों में से एक कोण छोड़ करके एक के अंतर पर अगला कोण इसके बराबर होता है। 2 का एकांतर कोण 8, मतलब इस रेखा के एक कोण इधर है तो एक इधर होना चाहिए नीचे वाला, फिर ऐसे एक कोण 3 है तो 3 का एकांतर कोण इधर, 5 बराबर होते हैं। समझ में आया? तो अभी इसमें एक नियम और है, इसको आगे हम बता रहे हैं। इसका तीसरा नियम देख लीजिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तो तिर्यक रेखा ये है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण 2 और 5, ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को अगर जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 अंश, अर्थात या जैसे लिख लीजिए, जैसे कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश, मतलब कोण 2 और कोण 5 को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। अब इनमें से कोई भी कोण मालूम नहीं है तो दोनों का योगफल 180 होगा। अगर इनमें से एक कोण मालूम है तो दूसरा अपने आप मालूम कर सकते हैं। इसको मान लो हम 30 रख देते हैं, 30 उधर जाएगा तो 30 इसमें से घट जाएगा तो 150, मतलब कोण 5 का मान 150 आ जाएगा। तो अगर इनमें से आपको केवल एक कोण मालूम हो जाए तो 8 कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें एक क्या है अंतः कोण वाला? कोण 3 प्लस कोण 8, कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर ये भी 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के 3 और 8 ये अंतः कोण हैं, इनको जोड़ेंगे तो इनका योगफल 180 हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर त्रिभुज के बारे में दिया गया है। त्रिभुज क्या होता है, कैसे होता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। 3 भुजाओं से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो इसके बाद है त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज, तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। तो इसके बारे में हम पीछे बताए थे। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण मतलब ऐसे कोण जिनका ऐसे कोण जो 90 अंश से कम हो वे न्यून कोण कहलाते हैं। 90 अंश मतलब समकोण दिया गया है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। और दूसरा तीसरा है अधिक कोण, मतलब एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, बस इसका बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर हम लिखे हैं त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। त्रिभुज कोणों के आधार पर 3 प्रकार का और त्रिभुज भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार का होता है। पहला समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, क्योंकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक 60-60 के हो जाएंगे। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए प्रत्येक 60-60 अंश के हो जाएंगे। और दूसरा यहाँ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये शब्द से ही पता लग जाता है, समद्विबाहु, द्वि माने 2, तो 2 भुजाएं इसमें बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाओं में से कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होगी। जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये सब शब्द से ही पता चल जाता है कि इसके बारे में आगे क्या होगा, अगर आपको शब्द की पकड़ है तो। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिए और समझ लीजिए। आगे देखिए यहाँ पर है त्रिभुजों की सर्वांग समता। त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होता है? ऐसे 2 त्रिभुज जिनकी नाप जोख एकदम बराबर हो, उनको उठा करके किसी अन्य त्रिभुज पर अगर रखा जाए, दोनों एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब सर्व अंग सम, मतलब पूरे उसके अंग आपस में अगर बराबर हैं तो वे तभी एक दूसरे को ढक पाएंगे। जब एक दूसरे को ढक लेते हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम का यहाँ हम परिभाषा लिख दिए हैं, जब किसी एक त्रिभुज को उठाकर किसी अन्य त्रिभुज पर इस प्रकार अध्यारोपित करें कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अध्यारोपित करने का मतलब उस पर पूरी तरह से इस प्रकार सेट किया जाए, रखा जाए कि वो पूरी तरह ढक सकते हैं, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं। इसके बाद सर्वांग सम सिद्ध करने का नियम क्या है?
सर्वांग सम सिद्ध करने का नियम यहाँ पर हम लिख दिए हैं, भुजा 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 सर्वांग समता, साइड साइड साइड। मतलब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। समझ में आया? जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर, तो इसको समझ में आया होगा आपको कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इसके बाद दूसरा है भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। आपको इतना याद करना है, तीनों भुजाएं हैं, तीन भुजा लिखा गया, इसका मतलब भुजा 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 से सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ भुजा कोण भुजा है मतलब दो कोण और एक भुजा, तो वही यहाँ लिखा गया है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण किसी अन्य त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब भुजा कोण भुजा, दो भुजा और एक कोण आपस में अगर बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तीसरा है कोण भुजा कोण, तो किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये क्या है? कोण भुजा कोण, मतलब किसी त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा के बराबर हो तो आप उसको सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आप उसमें क्या करना है, तीन अंग बराबर करने हैं। तीन अंग, तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, या दो कोण एक भुजा या दो भुजा एक कोण। कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, किसी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए उसके तीन अंग बराबर सिद्ध करना होगा। दो भुजा एक कोण सिद्ध करिए, या दो कोण एक भुजा सिद्ध करिए, या तीनों भुजाएं सिद्ध करिए। इसमें एक नियम और है, समकोण कर्ण भुजा, समकोण कर्ण भुजा, उसको भी यहां लिख लीजिए तो ठीक रहेगा। चौथा नियम, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता, इसको लिखते हैं RHS। RHS शार्ट में इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, मतलब समकोण कर्ण भुजा। तो समकोण में एक कोण है, इसके बाद कर्ण और भुजा, कर्ण भी एक भुजा होती है और भुजा तो है ही, मतलब इसमें क्या हुआ, दो भुजा और एक कोण। तो दो भुजा और एक कोण मतलब भुजा कोण भुजा, ये भी प्रदर्शित करेगा। तो ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मतलब इसको क्या कहेंगे, समकोण कर्ण भुजा। किसी समकोण त्रिभुज मतलब उसका एक कोण तो समकोण है ही, कोण निश्चित है, अब उसका कर्ण और एक भुजा और दूसरे त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा के बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग खुद लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दें। चलिए हम लिख दे रहे हैं, जब किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी अन्य समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बाद में भी देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। और याद करना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोण कर्ण भुजा और सर्वांग समता, भुजा 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 कोण भुजा कोण भुजा कोण, तो आपको याद रहेगा, तभी आगे त्रिभुज में सिद्ध करने में आसानी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।